आज 2024 में भी कराची के जो पुलिस का जो इमेज है वो इतना अच्छा नहीं है। आज भी इस शहर में होने वाली बहुत सारी वारदातें रिपोर्ट नहीं होती। लोगों से अगर कोई मोबाइल स्नैच हो जाए तो वो थानों में जाने से कतराते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद वो वहां जाएंगे तो लेने के देने ना पड़ जाए। ये इमेज आज तक इस मेट्रोपॉलिटन शहर की पुलिस का तब्दील क्यों नहीं हो सका? ये जो थाना कल्चर है ना, ये बेसिकली किसी भी ताकतवर की ताकत है। पुलिस अवाम के मसाइल को हल करने से ज्यादा प्रेशर में होती है उन लोगों के जो हुकूमत साजी में होते हैं, कानून साजी में होते हैं, माशरे में ताकतवर होते हैं। क्या आपको लगता है कि सिंध पुलिस के जो एहलकार और अफसरान को उतनी मुराद, उतनी तनख्वाहें, उतनी फैसिलिटीज दी जाती हैं कि वो अपनी जानों को दाव पे लगाएं? एक आम आदमी उसका जो सेंटिमेंट है कि जी पुलिस ने ये काम करना है, क्या उनको मिलने वाली वो चीजें, पर्क्स एंड बेनिफिट्स इतने हैं? एक तो कमीशन्ड ऑफिसर है, उसकी गाड़ी और है, उसका स्क्वाड और है, उसके पास मुलाजिम है, ड्राइवर है। एक ये बेचारा आपका सिपाही, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। मैं बताऊं, काबिले तरस है कराची पुलिस का, बल्कि सिंध पुलिस का हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर काबिले तरस है, काबिले रहम है। सारा दिन एक फटीचर मोटरसाइकिल जिसका पेट्रोल भी उसको पूरा नहीं मिल रहा है थाने से। आप इनसे कहते हैं 8-8 घंटे तुमने पेट्रोलिंग करनी है, 6-6 घंटे तुमने पेट्रोलिंग करनी है बगैर एसी के, सड़ी गर्मी में। यार ये भी नाइंसाफी है। स्ट्रीट क्राइम का एक अफरियत जो है वो सामने आ गया है। जब कोई किसी घर का बच्चा मरता है, किसी माँ का बेटा चला जाता है, वजीर दाखिला जो है सिंध के, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जी इसके साथ टारगेट किलिंग भी हो रही है स्ट्रीट क्राइम की आड़। उसकी आड़ में टारगेट किलिंग, मैं इस बात को नहीं, जो टारगेट किलर की गोली है वो 100% कोशिश के साथ होती है कि जान ले ली जाए आदमी की। स्ट्रीट क्रिमिनल की गोली होती है कि जान जाए ना जाए, मेरी जान बच जाए। महीने के अंदर स्ट्रीट क्रिमिनल बाहर होता है दोबारा पकड़े जाने के बाद। लेकिन आपके कवानीन जो हुकूमतों ने बनाने, जो आपकी असेंबली से बनने, जो लेजिस्लेशन करनी है हुकूमत ने, हुकूमत उस एंड पे नाकाम है। एक हेड मुहर्रर कल्चर होता है, उसमें कोई तब्दीली नजर आई है आपको? SHO और हेड मुहर्रर एक पेज पे नहीं हो ना तो थाना बर्बाद है, और ये एक पेज पे आ जाए ना तो भी थाना बर्बाद। शहर में मंशियात जगह जगह बिक रही है। मैं जब किसी ड्रग एडिक्ट इंसान को सड़क पे पड़े हुए देखता हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं बददुआ दूं। आपके ख्याल में कौन सहूलतकार है और ये काम किसका है? एक आदमी आएगा थैली लेके और उसके अंदर हीरोइन के टोकन होंगे। हीरोइन के आदी अफराद को, हीरोइनचियों को ये पता है कि उसने कहाँ खड़ा होना है, तो उन्होंने जितनी उनकी जरूरत है मनशियात लेने की, हीरोइन खरीदने की, उन्होंने 2 दिन के लिए 2 दिन का सामान लेना है, 1 दिन का लेना है, वो वहां जाएंगे, उसको पैसे देंगे, उससे चीज लेंगे। ये बंदा, इसकी बाइक कहीं साइड पे खड़ी होगी, ये सड़क के किसी किनारे खड़ा होगा, ये फुटपाथ के किसी कोने पे खड़ा होगा, हीरोइनची आते जाएंगे, लेते जाएंगे, चलते जाएंगे। उसको दूर से नजर आ रहा है पुलिस मोबाइल भी आ सकती है, मैंने भाग जाना है। हीरोइन बेचने वाला स्मार्ट हो गया है, मतलब उसको वो नए तरीके ईजाद कर रहा है अपनी मनशियात को, इस जहर को आम करने के लिए। और पुलिस पुराने दकियानूसी तरीकों को इख्तियार कर रही है इनको पकड़ने के लिए। पुलिस का शोबा तफ्तीश, आप समझते हैं कि वक्त के साथ साथ उसमें कोई प्रोग्रेसिवनेस आई है, कुछ उन्होंने जदीद खतूत पे काम शुरू किया है? सबसे ज्यादा मसला हमारे शोबा तफ्तीश का ही तो है भाई। शतरंज की बिसात पे कमजोर तरीन मोहरा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अफसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप केएनएन पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं नवाजिश अली हूँ। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है उनसे हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो कराची के हवाले से एक इंतहाई अहम मौजू है, यानी अमन व अमान और पुलिस से जुड़ी वो तमाम खबरें, वो तमाम बातें जो आम आदमी तक नहीं पहुँचती। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त कराची के इंतहाई सीनियर क्राइम रिपोर्टर बाबर सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? दुआएं दुआएं। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। कराची की जब बात होती है तो सबसे पहले तो कराची के स्ट्रीट क्राइम के बारे में लोग सोचते हैं, कराची पुलिस के बारे में सोचते हैं। आज 2024 में भी कराची के जो पुलिस का जो इमेज है वो इतना अच्छा नहीं है। आज भी इस शहर में होने वाली बहुत सारी वारदातें रिपोर्ट नहीं होती। लोगों से अगर कोई मोबाइल स्नैच हो जाए तो वो थानों में जाने से कतराते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद वो वहां जाएंगे तो लेने के देने ना पड़ जाए। ये इमेज आज तक इस मेट्रोपॉलिटन शहर की पुलिस का तब्दील क्यों नहीं हो सका? हालांकि बहुत सारे जो
आईजीज सिंध में तैनात हुए, एडिशनल आईजीज तैनात हुए, उनकी हमने गुफ्तगू बहुत दफ़ा सुनी और उन्होंने बहुत दावे किए। उन्होंने कहा कि जी पुलिस जो है वो इतनी फ्रेंडली होगी कि लोग आकर अपने दिल खोल के रख देंगे। आज तक ऐसा क्यों नहीं हो सका? आप क्या समझते हैं इसके? लेकिन नवाज़िश, अगर इसका एक लफ्ज़ का जवाब हो ना, वो है पैसा। और इसकी अगर आप थोड़ा इसकी डेप्थ में जाएँ, तो 2-4 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपने खुद कहा लोग थाना जाने से घबराते हैं, पुलिस के पास जाने से घबराते हैं। ये जो थाना कल्चर है ना, ये बेसिकली पाकिस्तान में ताकतवर को, सिर्फ कराची या सिंध पुलिस नहीं है, ऑल ओवर पाकिस्तान जनरली यही है कि थाना बेसिकली किसी भी ताकतवर की ताकत है। पुलिस अवाम के मसाइल को हल करने से ज़्यादा, अवामी इश्यूज़ को देखने से ज़्यादा, या उनकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी एक आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना और जराइम की सरकोबी करना, ये 2 बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पुलिस। उसके बजाय ज़्यादा प्रेशर में होती है उन लोगों के जो हुकूमत साजी में होते हैं, कानून साजी में होते हैं, माशरे में ताकतवर होते हैं। और पॉलिटिसाइज़ होना सिंध पुलिस का कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। सिंध में जो पॉलिटिसाइजेशन है पुलिस की, उसका जो नुकसान है वो बराह रास्त आम आदमी को हो रहा है। अब एक पुलिस एहलकार, एक पुलिस ऑफिसर, हम निचले तबके छोड़ देते हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर हम छोड़ देते हैं, हम इंस्पेक्टर से शुरू करते हैं, ऊपर तक जाते हैं। आपको नजर आएगा कि पुलिस की भर्ती से लेकर उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग्स तक मोस्टली ऑलमोस्ट 80 to 85% मेरिट नहीं। उसमें किसी ताकतवर की सोर्स चाहिए। एक अरसे तक कराची पुलिस में पोस्टिंग के लिए आप किस लेवल के अफसरान की बात कर रहे हैं? देखें, जो एसपी से ऊपर रैंक है, एसपी और उससे ऊपर, या एएसपी और उससे ऊपर, जो कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, जो पीएसपी ऑफिसर्स हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन आवाम के साथ इन पीएसपी ऑफिसर्स का रोजाना की बुनियाद पे सामना नहीं होता। ठीक है। इनका सामना होता है एक इंस्पेक्टर से, एक सब इंस्पेक्टर से, और फिर सबसे ज्यादा कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से। हम्म, ये कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एक तो तरबियत की कमी का शिकार है। सही। जनरल पब्लिक डीलिंग एक आर्ट है। सिंध पुलिस इस आर्ट से महरूम है। उन्हें पता ही नहीं है बात कैसे करनी है। आम शहरी और मुलजिम से बात करने का एक स्टाइल, हम्म, जो सबसे बड़ा नुकसान है। लहजा तमीज नहीं है। और इसीलिए लोग रिलेक्टेंट होते हैं। इसीलिए लोग लोग जो रिलेक्टेंट हैं वो इसीलिए हैं पुलिस के करीब जाने से, कि यार इसने छूटते ही गाली दे देनी है मुझे, इसने अपनी ताकत का, यूनिफॉर्म की ताकत का इजहार करना है मेरे सामने, सही। ओ एक करके बात करनी है मुझसे। आप देखेंगे कि अगर सड़क पे भी कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा है और उसको 2 कांस्टेबल या एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल मिलके रोक रहे होते हैं स्नैप चेकिंग पे या गश्त के दौरान, तो उनके रोकने का तरीका ऐसा है जैसे वो वाकयातन किसी मुलजिम को रोकने जा रहे हैं। वो एक आम शहरी है, अभी तक आपको पता ही नहीं है वो मुलजिम है भी नहीं, आपने उसको जनरल चेकिंग में रोका है, लेकिन आप रोक ऐसे रहे हैं कि वो खौफजदा हो जाता है। ये खौफजदा करने का जो प्रैक्टिस है पिछले कई सालों से, कई दिहाइयों से, उसने अवाम को दूर कर रखा है। पुलिस से एतमाद की कमी है, फिर ऑब्वियसली पैसा चल रहा होता है। अब एक अरसे तक कराची के शहरी बेचारे अपनी एफआईआरों के लिए रुलते हैं। आज और भी रोते हैं। हाँ, आज तक रुलते हैं, आगे आगे भी रुलेंगे। और ये कौन सा कल्चर होता है, ये जो आपको एफआईआर कराने जाता है तो वो कहते हैं कि ये एसएचओ साहब हैं, इनको कॉल कर लें, साहब से पूछ हाँ जी, हाँ जी। लें। ये कौन सा कल्चर? देखिए, 2-4 चीज़ें हैं। बाज़ दफ़ा आप झूठी एफआईआरें भी होती हैं ना, झूठी एफआईआर। तो एक तो ये कि सीनियर ऑफिसर्स का कंसेंट थोड़ा-सा होता है कि यार देख लें ये सही मुकदमा कराने भी आया है या नहीं आया है। सही। थाने के अपने पास हाँ, वसाइल वो भी तो नहीं राइट है जाहिर। तो इतना तो पूछना बनता है। लेकिन एक जेन्युइन कंप्लेंट पे एफआईआर ना करना दरअसल थाने में क्राइम छुपाने की की वो होती है कि जी एक प्रैक्टिस है, आप जितनी एफआईआरें करेंगे उतना ज़्यादा क्राइम खुल के सामने आएगा। मिसाल के तौर पे कराची का कोई थाना है, हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं सोहराबकोट थाना, वहाँ का एसएचओ, उसको 1 हफ्ता हुआ है लगे हुए और 25 एफआईआरें हो गई हैं स्ट्रीट क्राइम की। तो ये उसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है। वो तो नहीं होने देगा वो ये। हाँ, तो फिर वो क्या करता है, वो रोकता है एफआईआर को, कहता है यार एफआईआर नहीं करो, एफआईआर नहीं करो। एफआईआर करोगे क्राइम खुल के सामने आएगा, पता चलेगा कि मैं नाकाम हुआ हूँ इन चीज़ों को रोकने में। तो पुलिस रोकती है इन एफआईआरों को, ताकि उमूमी तौर पे एसएचओ रोक रहा होता है कि उसको खुद फायदा होता है इस चीज़ में, उसकी परफॉर्मेंस खराब नहीं दिख ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कई सालों से अब हम देख रहे हैं कि पहले कराची में जो है वो
मुख्तलिफ सियासी जमातों के मिलिटेंट विंग्स यहाँ पे काम करते थे, उनका कलागमा कर देगा काफ़ी हद तक। लेकिन अब जो है वो एक स्ट्रीट क्राइम का एक अफरियत जो है वो सामने आ गया है। स्ट्रीट क्राइम दुनिया में हर शहर में होता है, उसे मतलब ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि नई चीज़ नहीं है। लेकिन जब कोई किसी घर का बच्चा मरता है, किसी माँ का बेटा चला जाता है, बीवी का शौहर चला जाता है, तो बहुत तकलीफ होती है। ज़ाहिर है आजकल सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया पे वो चीज़ सामने आती है तो लोगों के अंदर एक उबाल सा पैदा होता है, और बाज़ वक़्त आप हम देखते हैं कि वो और एट द स्पॉट जो है वो डाकुओं को मार भी रिएक्ट दिया कर जाता है, तशद्दुद कर दिया जाता है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर दाखिला जो हैं सिंध के, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जी इसके साथ टारगेट किलिंग भी हो रही है स्ट्रीट क्राइम्स की आड़ में। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है? अफसरान क्या कहते हैं? इनसाइट क्या है? थोड़ा-सा शेयर कीजिए आवाम के साथ। देखें, चाहे हुकूमत हो चाहे पुलिस हो, उनकी कोशिश हमेशा ये है कि आवाम को बताया जाए सब अच्छा है। डिजिटल मीडिया का एरा है, इस दौर में आप बहुत ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकते। सही। बात खुल के सामने आ जाती है। हर मोबाइल में कैमरा है, हर बंदे के पास मोबाइल है। उसने बाहर निकलना है, सामने वारदात होनी है, कहीं साइड पर खड़े होकर वीडियो बनानी है, उसने वायरल कर देनी है। वो चीज़ वायरल होनी है, आपका झूठ जो है वो पकड़ा जाना। ज़िया लंजार साहब का तजुर्बा कम है। वो होम डिपार्टमेंट बेसिकली महकमा दाखिला और फिर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे, ज़रा इनको अभी टाइम लगेगा, जो मैं समझता हूँ। अच्छा, ठीक इनको है। टाइम लगेगा चीज़ें समझ, सिस्टम तो इन्हें समझ पहले से हो, सिस्टम क्या है। हुँ, क्योंकि पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स तो है। है, और सिंध में ख़ास तौर पे जब आप इलेक्शन लड़ते हैं या आप सियासत में होते हैं तो पुलिस के बगैर आप चल नहीं पा रहे होते। पॉसिबल नहीं है हुँ, पुलिस के बगैर आप चलें। थाना आपको चाहिए, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, सही है, ये बिल्कुल ऐसे। ऑफिसर्स आपको अपनी मर्ज़ी के चाहिए। स्ट्रीट क्राइम नवाज़िश, उसकी आड़ में टारगेट किलिंग, मैं इस बात को नहीं मानता। टारगेट किलिंग क्लियर नज़र आती है, टारगेट किलिंग। जैसे अभी वो गुरु मंदिर वाक़या में जो कई वाक़यात हैं, मैं कई आपको बता वाक़यात सकता हूँ, कई वाक़यात। टारगेट किलिंग बहुत क्लियर नज़र आता है, उसमें उमूमी तौर पे कोई चीज़ छीनी नहीं जाती। उसमें उमूमी तौर पे किसी को फ़ॉलो नहीं किया जा रहा, मतलब उसको नुकसान सिर्फ़ उसकी जान का पहुँचाया जाता है, सही उसकी है। माल को उस तरह नहीं छेड़ा जाता। आपने टारगेट, मतलब जितनी भी टारगेट किलिंग्स हैं, आप देखेंगे कि टारगेट किलर की कोशिश ये होती है कि आदमी मर जाए। जब वो फायर करे, उसकी बो पूरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है। उसका उसका जो मकसद होता है वो होता है आदमी की जान लेना, टारगेट किलर की। स्ट्रीट क्रिमिनल का मकसद होता है अपनी जान छुड़ाना। हुँ, मुझे पकड़ ना लें, मुझे वारदात के दौरान नुकसान 10 ना से 15 पहुंचाएं। सेकंड के अंदर। अब वो गोली जब चलाता है, स्ट्रीट क्रिमिनल की चलने वाली गोली और टारगेट किलर की चलने वाली गोली में फ़र्क है। जो टारगेट किलर की गोली है वो 100% कोशिश के साथ होती है कि जान ले ली जाए आदमी की। स्ट्रीट क्रिमिनल की गोली होती है कि जान जाए ना जाए, मेरी जान बच जाए। हुँ, फायर इसको लगे ना लगे, शायद फायर की आवाज़ सुन के ये डर के मुझे छोड़ दे, मुझसे मज़ामत ना करे, सही है। शायद ये ज़ख्मी हो जाए। हुँ, हुँ, उसके दिमाग में कहीं ये नहीं होता कि इसकी जान लेनी है, उसके स्ट्रीट क्रिमिनल के दिमाग में होता है कि मैंने अपनी जान छुड़ानी सही है। है। ये बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए आप समझते हैं कि जो उन्होंने बयान दिया है, तो उन्हें क्या डिपार्टमेंट ने कहा कि इतने ज़्यादा दबाव है, अवामी दबाव है, थोड़ा ओवरकम हो जाएगा अगर इसके अंदर एक, जैसे रहमान मलिक ने एक दफ़ा कहा था, पुराने अदवार में आपको याद होगा, कि कराची में जो है टारगेट किलिंग के साथ-साथ लोग महबूबाएँ जो हैं लोगों की, ऐसी कुछ गुफ्तगू फरमाई थी उन्होंने। देखें, होम मिनिस्टर जब बात करता है ना, वो मोस्टली बात करता है पुलिस की जानिब से दी गई ब्रीफिंग की तनाजुर। ठीक है। आईजी सिंध उसे बताते हैं हुँ, कि सर ये फिगर्स हैं, ये स्टैट्स हैं, और इस वक्त ये सूरत हाल है, मजमूई तौर पे इतना ये क्राइम हुआ है, इतना ये क्राइम हुआ है, हुँ, इतने मुलजिम पकड़े गए हैं, वो उसकी बुनियाद पे बात कर देता है। लेकिन हकीकत उस बेचारे को नहीं पता है, वो सड़क पे आएगा तो पता चलेगा ना। हुँ, वो सड़क पे थोड़ी है। एक जो प्रोटोकॉल में घूमने वाला आदमी है, वो आम आदमी नहीं है पाकिस्तान में, कराची में कम से कम वो आम आदमी नहीं है। उसे नहीं पता स्ट्रीट क्राइम क्या होता है। स्ट्रीट क्रिमिनल सोचेगा होम डिपार्टमेंट के स्क्वाड के करीब जाने का, होम मिनिस्टर के, हुँ, हुँ, सोचेगा आईजी सिंध के स्क्वाड के करीब जाने का। ऐसा नहीं होता है। स्ट्रीट क्राइम कराची में इसलिए नहीं है कि पुलिस काम नहीं कर रही। हुँ, स्ट्रीट क्राइम कराची में इसलिए है कि हुकूमत काम नहीं कर रही।
पुलिस फिर भी किसी दर्जे में स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ रही है। आपको पहले ये समझना पड़ेगा, कराची को हम एवरेज ले लें, 2 करोड़ की आबादी, सही एक है। एवरेज। हम्म, इस आबादी में हर कौमियत का आदमी, मेमन यहाँ है, सिंधी यहाँ है, सब। बलोच यहाँ है, महाजर यहाँ है, पंजाबी यहाँ है, कश्मीरी यहाँ है, यू नेम इट, हर कौमियत का आदमी, फिर हर क्लास का आदमी, हम्म, सुपर इलीट, इलीट, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और फिर एक आम लेमैन, गरीब मुझ जैसा बेचारा। ये जो हर किस्म का आदमी यहाँ बसता है ना, इसमें पढ़ा लिखा भी है, बेपढ़ा लिखा भी है, रोजगार बरसरे रोजगार भी है, बेरोजगार भी है, जाहिल सही। भी है। क्राइम में हुकूमत का किरदार स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा वो जिम्मेदार है हुकूमत, क्योंकि उसने वजूहात पैदा की हैं लोगों को जराइम की तरफ रागिब होने के लिए। आपने बंदे को बिल्कुल मार दिया भूखा, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं, नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं इस थ्योरी से तो मुत्तफिक नहीं हूँ, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा। आप ये कह रहे हैं कि गुर्बत की वजह से स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, या नहीं, मेरी बात आप पूरी सुनेंगे, आपको समझ में आएगा। मैं इसको मुख्तसर करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हुकूमत का काम है लोगों को फैसिलिटेट करना, पुलिस का काम है क्रिमिनल्स की सरकोबी करना, हम्म, अदालत का काम है क्रिमिनल्स को सजा देना, और इसके साथ हुकूमत का काम है ऐसे कवानीन मुरतब करना जिसमें जराइम की सजाएं सख्त हों और मुजरिम साबित होने के बाद इल्ज़ाम अपने ऊपर, वो दोबारा वो काम करने की कोशिश ना करे। हमारे यहाँ स्ट्रीट क्राइम में जमानत कितनी देर में हो जाती है? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 14 दिन, महीने के अंदर स्ट्रीट क्रिमिनल बाहर होता है दोबारा पकड़े जाने के बाद। पुलिस सही ने है। तो पकड़ लिया, ठीक है। लेकिन आपके कवानीन जो हम्म, हुकूमतों ने बनाने हैं, जो हम्म, आपकी असेंबली से बनने, जिस जो लेजिस्लेशन करनी है हुकूमत ने, हुकूमत उस एंड पे नाकाम है। सही। एक फैक्टर स्ट्रीट क्राइम को, स्ट्रीट क्रिमिनल्स को फायदा पहुंचता है इससे। एक फैक्टर ये है, स्ट्रीट क्रिमिनल बनता क्यों है, वो भी तो एक सब्जेक्ट है ना। मतलब बिल्कुल एक वो। आदमी कैसे हथियार उठाकर सड़क पे लोगों को लूट रहा है और गोलियां मार रहा है। 500 आदमी ऐसे होंगे कराची में जो जहनी तौर पे इस हद तक वायलेंट होंगे कि जी वो निकल जाते हैं लूटने के लिए, सही है। शौक में कर रहे हैं, फिल्में देख के उनका दिमाग बन गया है, वो क्राइम की तरफ आमादा हो गए हैं, नशे की वजह से कर रहे हैं, मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं। लेकिन भाई आप फिगर तो चेक करें, कराची में हजारों की तादाद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, हम्म, सैकड़ों में नहीं है, हजारों की तादाद में। अच्छा। और इजी मनी है उनके लिए किसी का मोबाइल छीनना। क्या ये कानून नहीं होना चाहिए पाकिस्तान, कराची में खास तौर पे कि आप अगर किसी का मोबाइल फरोख्त करने कहीं जा रहे हैं और वो दुकानदार वो मोबाइल खरीद रहा है तो उस दुकानदार को भी सजा दी जाए वो चोरी तो का। यूनियंस बाहर आ जाती हैं। तो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कवानीन नहीं है, कानून आप जब कानून बना देंगे और उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे तो फिर ये सिलसिला रुकेगा। ठीक ये है। वजूहात जो बन रही हैं, गुर्बत बड़ी वजह है, ठीक है। लोगों के पास खाने को नहीं है। एक आदमी सड़क पे खड़ा है, मोटरसाइकिल का उसका पेट्रोल खत्म हो गया है, टायर पंक्चर हो गया, उसकी जेब हाँ। में पैसे नहीं है कि वो पेट्रोल डलवाए, और उसके बराबर से 6 फीट ऊंची गाड़ी में एक मिनिस्टर पूरे प्रोटोकॉल के साथ हूटर बजाते हुए गुजर रहा है। इस आदमी के दिल पे क्या गुजरेगी जिसके घर में बच्चे को पिलाने के लिए दूध नहीं है? ये अल्टीमेटली हथियार उठाता है और बाहर आ जाता है ठीक है। और आके फिर क्राइम करता है। मैं कई ऐसे स्ट्रीट क्रिमिनल से मिला हूँ। देखें, ड्रग्स इशू है, इसमें बहुत सारे इश्यूज आप कह सकते हैं, लेकिन गुर्बत एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हुकूमत का काम है गुर्बत को दूर करे, जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा करे, ऐसी लेजिस्लेशन करे, ऐसे कवानीन बनाए जिससे क्राइम की रोकथाम हो, लोग क्राइम जुर्म करते हुए खौफजदा हों। अभी किसको खौफ है यार? स्ट्रीट क्रिमिनल को कहाँ खौफ है? उसे पता है मैंने जाना है, फिर वापस आ जाना है अदालत से, क्योंकि कानून इतना कमजोर है, आपकी प्रोसिक्यूशन इतनी कमजोर है, आप साबित ही नहीं कर पाते इल्जाम मुल्जिम के ऊपर, तो फिर आगे आप क्या करेंगे? इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत का बड़ा किरदार है स्ट्रीट क्रिमिनल्स को आसानियां फराम ठीक करने है। में या इस जुर्म को रोकने में। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपने अभी फरमाया था कि जो एसपी से ऊपर रैंक के से अगर नीचे बात करें, जो कोई पब्लिक कांटेक्ट में ये लोग होते हैं, तमाम कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर और एसएचओ की सतह पर, थाना कल्चर को थोड़ा सा देखें, क्योंकि आप तो इनसाइट्स हैं आपके पास इस हवाले से। एक हेड मुहर्रर कल्चर होता है, कई सालों से चल रहा है, और तब उसमें कोई तब्दीली नजर आई है आपको, या आगे होते हुए नजर आ रही है? क्योंकि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि शायद ये जो कल्चर थाने का और पुलिस का जो मामला पूरा चल रहा होता है, उसमें वो जो एक उस ओहदे पे जो काली भेड़ होती है ना, वो सारा काम बना रही हो। हेड मोरर को थाने की माँ कहते हैं।
पुलिस के सारे रजिस्टर जिसमें हाँ। गुंडे, बदमाश, पुलिस की नफरी, इलाकों में मार्केटों की तादाद, कौन वीआईपीज रहते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके हाथ में होती सही। है। और फिर जो डिप्यूट करना होता है नफरी को अमूमी तौर पे, किसी कब ड्यूटी लगानी है, ये भी हेड मोरर कर रहा होता है। थाने की तो ये माँ होती है। हेड मोरर अहम किरदार है, लेकिन मैं पिछले 3 महीनों में ये कह सकता हूँ कि मैंने कुछ तब्दीली देखी है। मैं कल इत्तेफाक से एक स्टोरी की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक थाने गया, वहाँ मैं हेड मोरर से ही मिला जाके, अच्छा। और मुझे ये नज़र आया कि ये यार कुछ कंपैरेटिवली ज़्यादा पढ़ा लिखा हेड मोरर है। पता चला वो डबल एमए था। अच्छा, और डबल एमए हेड डबल मोरर। एमए हेड मोरर। अच्छा। और फिर मुझे उसके साथ कोई मैंने 1.5-2 घंटे गुजारे कि गुफ्तगू से मुझे पता चला कि ये वो वाला हेड मोरर नहीं है जो इससे पहले हम देखते हुए आए। अभी मौजूदा दौर में ना कुछ जो थाने का एसएचओ है उसको ताकतवर करने की कोशिशें ज़्यादा की। अच्छा। हेड मोरर कंपैरेटिवली कमज़ोर किया गया है। एसएचओ अच्छा, एसएचओ और हेड मोरर एक पेज पे नहीं हो ना, तो थाना बर्बाद है। सही है। और ये एक पेज पे आ जाए ना, तो भी थाना बर्बाद है। अगर आप समझे मैंने क्या कहा। तो अगर ये तय कर लेना दोनों मिलके क्राइम नहीं होना है, क्राइम नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। और ये तय कर लेना कि यार पैसे कमाने हैं, हाँ, तो बस तो फिर फिर पैसे कमाने से कोई नहीं रोक कोई नहीं रोक सकता। सकता। फिर दुनिया की कोई ताकत इन्हें नहीं रोक सकती। हुँ। और ये जो डुओ है ना, ये जो दो हेड मोरर और एसएचओ का कॉम्बिनेशन है, मिलाप है। हाँ, ये बड़ा अहमियत रखता है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने गुज़श्ता दिनों इलेक्शन कवरेज के हवाले से कराची के मुख्तलिफ हलकों में जब कवरेज करने के लिए गया, तो मैंने कराची के महसूस किया कि मैंने 80% से ज़ायद लोग गुटखा, मावा, मैनपुरी टाइप की चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं और मतलब उनके मुँह में भरा हुआ होता है। आपका भी यही मुशाहिदा रहा होगा। तो कराची में अगर इस चीज़ के बारे में बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर एक रोकथाम की ज़रूरत है। इस हवाले से मौजूदा आईजी सिंध की काबिशें काबिल तहसीन है। उन्होंने कोशिशें की हैं, एक टास्क फोर्स भी बनाई कि जी चेक करें, जाएँ, पता करें। ये क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आज भी ये चीज़ बिक रही है? और मैं इसको इस सेंस में देखता हूँ कि खुदा ना ख़ास्ता हमारा या आपका बच्चा जिस दिन इस लत में पड़ गया, तो हम उसको कैसे बचाएँगे? तो ये दर्द उन माँ-बाप का है, जो देखते हैं अपनी आँखों से कि उनका बच्चा इस लत में पड़ गया है और उन छुड़ाना मुश्किल है। देखिए, इसको पहले तो कैटेगराइज कर लेना, गुटखे और मावे किस किस्म के। इसमें भी अलग अलग चीज़ें। आरएमडी, पान पराग, ये ज़रा महंगी चीज़ है और पाकिस्तान में नहीं बनती है, पाकिस्तान से बाहर आती है, स्मगल होके आती है और फिर बिकती है, लोग खाते हैं। एक कैटेगरी वो है जो आरएमडी और पान पराग, महंगा गुटखा खाते हैं, महँगा। या इंडियन गुटखा खाते हैं, हम ये कह लें जी, इंडियन जी। गुटखा खाते हैं। एक कैटेगरी वो है जो कराची के अंदर ही मुख्तलिफ आबादियों में, घरों में उन्होंने बनाए हुए हैं कारखाने, और वो उसमें गुटके बना रहे हैं और वो सप्लाई हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे और लोग और खा आज रहे भी मिल रहा है। हैं। हाँ, हाँ, बस मिल उसकी रहा कीमत बढ़ गई है। है। वो तो ऑब्वियसली जिस चीज़ पे पाबंदी लगेगी उसकी कीमत बढ़ेगी। उसकी फ़रोख्त में आपको पैसे ज़्यादा कमाने को मिलेंगे। ये तो अंडरस्टूड है। तो वो घरों में बन रहे हैं और वो बिक रहे हैं। फिर एक ऑल्टरनेट आ गया है ना, तो काफ़ी अरसे से ही है, बड़ा आसान हो गया है। भई अगर सप्लाई बंद हो गई है गुटखे की और इंडियन गुटखा भी नहीं मिल रहा है और लोकल गुटखा बनने वाला भी नहीं मिल रहा है, तो क्या किया जाए? तो उसका आसान हल ये है कि पान वाले ने छालिया उठाई, थोड़ा-सा उसमें कत्था चूना डाला, कुछ पत्ती मिलाई, उसको थैली में ऐसे-ऐसे रगड़ा वो मॉडरेट शक्ल है। और उसको पैक करके रख लिया। अब जो शौकीन साहब हैं, जिन्होंने गुटखा खाना है या हुँ, मावा खाना है, उनके लिए ये अल्टरनेट मौजूद है जी, आप ये ले लें। कैसे रोकेंगे? सही है। नहीं रोक सकते। आईजीएसएम ने कोशिश ज़रूर की है, टास्क फोर्स ने छापे भी मारे हैं, बड़े कारखाने पकड़े हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है? आप ठट्टा गए? हाँ, मतलब सिंध भर का मसला है। नहीं, फिर आप बलूचिस्तान नहीं गए। बलूचिस्तान में भी होता है? तो मतलब गुटखा, मावा, ये सिंध और बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हर जगह पे नहीं है, लेकिन सही जिन है, जगहों पे खाया जाता है, भरपूर खाया जाता है। सही है। कराची है, उसके साथ जुड़े हुए ठट्टा, सांगड़, बदीन,
साकरो, इन जगहों पे बेतहाशा है। ज़हरी सिंध में तो बहुत ज़्यादा हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अब जिन्होंने कराची से अपनी फैक्ट्रियां कराची के नज़दीकी छोटे शहरों और गाँव में शिफ्ट कर दी, अरे वाह! और इस पे तवज्जो नहीं है पुलिस। वो यहाँ से अपना सामान उठा के लेके चले गए सही है। और उन्होंने मज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर कराची से बाहर नज़दीक तरीन जो छोटे शहर हैं, उनके साथ जो छोटे गाँव हैं या बस्तियाँ हुँ, हैं, वहाँ पे अब बनाना शुरू कर दिया है। अभी इसकी प्रोडक्शन उस मैसिव लेवल पे ये नहीं कर रहे हैं लेकिन जितनी, आइडिया अच्छा है। लेकिन ये काम शुरू हो गया है। ये अच्छा, काम शुरू हो गया। इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो इस तरह सुजुकियाँ भर-भर के अभी नहीं हो रही हैं। लेकिन मुसाफिर बसों के अंदर 5 बंदे 5 थैले लेके कराची आ जाते हैं और वो अच्छे खासे होते हैं और वो बिक रहा है। ये चीज़ें इस तरह बिक रही हैं, अभी भी बन रही हैं। इस पे जब तवज्जो होगी ना कि यार कराची के बाहर से अंदर ना आए चीज़, जो कि मुमकिन नहीं है। असलात नहीं रोक सके आज तक, गाड़ियों की स्मगलिंग नहीं रोक सके, गाड़ियों की चोरी और छीनी जाने वाली गाड़ियों को दूसरे सूबों तक जाने से नहीं रोक ऐसे। सके। तो गुटखा मावा तो इतनी-इतनी सी पुड़ियाएँ होती हैं, 5 थैले बस के अंदर कितना चेक करेंगे? ठीक है। शहर में मंशियात जगह-जगह बिक रही है। ओपन सीक्रेट है ये। अब तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँच गए। पार्टियाँ-शार्टियाँ भी होती हैं। ये मैं जब किसी ड्रग एडिक्ट इंसान को सड़क पे पड़े हुए देखता हूँ, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं बद्दुआ दूँ, जिसने इसे इस लत में लगाया और उसके तमाम सहूलतकार हो। आपके ख़्याल में कौन सहूलतकार है और ये काम किसका है, इन चीज़ों को रोकना? हम पुलिस पे गलत बोझ तो नहीं डाल रहे इस चीज़ का? इमेजिन करें कि किसी बाप का बेटा ड्रग एडिक्टेड हो और रात में वो किसी कचरे पे पड़ा सोता हो और वो उसको देखता हो और उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास मुख्तलिफ इदारे हैं जो मुख्तलिफ जराइम की रोकथाम के लिए स्पेशलाइज़ हुँ, हुँ। हैं। पुलिस पर यकीनी तौर पे ये इज़ाफ़ी बोझ इस तरह तो है कि वो हर मनशियात के स्मगलर को पकड़े। लेकिन मनशियात के स्मगलर को पकड़ना सिर्फ मसला वो नहीं है। सही है, पुलिस इलाकों में मनशियात के अड्डे कायम ना होने दे, सही है। ये ज़रूरी है। पुलिस मनशियात फ़रोशों को सख्त से सख्त दफ़ात के साथ बंद करे, ये ज़रूरी है। हमारे पास एएनएफ है, एंटी नारकोटिक्स। एएनएफ बहुत मनशियात पकड़ती भी है, चलाती भी है, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि बढ़ता जा रहा है सही मामला। है। तो इसका मतलब ये है कि एएनएफ को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या काम ठीक हो रहा है, और इसके साथ इलाकों में पुलिस को सोचना पड़ेगा कि क्या काम ठीक हो रहा है। हर इदारे का अपना एक काम है और जुरिडिक्शन भी है। और जुरिस्डिक्शन भी है। एएनएफ स्मगलर्स को पकड़ के शायद बड़ी खेपें पकड़ लेती है, लेकिन जो छोटी-छोटी 1 किलो, 2 किलो चरस, टैबलेट्स, अच्छा, एक चीज़ मैं अभी आपको इसको अपनी बात मुकम्मल करके कंटिन्यू करके बताऊँगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पुलिस ने मनशियात के अड्डे ख़त्म कर दिए हैं कई जगहों। आपको पता है मनशियात के उस तरह अड्डे नहीं है कराची में अब जिस तरह पहले हुआ करते थे। अच्छा, अब मनशियात की जो फ़रोख्त है, जो रिटेल है, उसका स्टाइल भी तब्दील होता जा रहा है। सही है। आप लियारी एक्सप्रेसवे के साथ देखें, अगर हसन स्क्वायर के इतराफ में, तो वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ मनशियात के आदी अफराद भरपूर तादाद में मौजूद, मौजूद होते हैं। और बेखौफी और धड़ल्ले से मनशियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सड़क पे बैठ जाएंगे, फुटपाथ पे बैठ सही है। जाएंगे, उन्हें परवाह नहीं है। पुलिस से जब हम कहते हैं यार इनका कुछ करो, तो वो कहते हैं हम क्या करें और इनको। कभी-कभार ईदी होम भेज देते हैं। वहां से वो फिर ईदी वाले फिर छोड़ देते हैं उनको, क्या क्योंकि उनको करेंगे? मनशियात नहीं मिलती, वो उनके मरने का खतरा होता है, ऐसे ही है। उनकी जानों को खतरात लाहक वो हो जाते हैं इदारा खुद टेंशन में आ जाता है कि कि अब इनका क्या करें। ऐसे ही। ये भी हुकूमत को तो सोचना, रिहैबिलिटेशन सेंटर तो हैं, हॉस्पिटल्स इतनी हैं। तादाद में नहीं है जितनी तादाद में मनशियात के आदी अफराद हैं। यानी आप कह रहे हैं कि तादाद बहुत ज़्यादा है। बहुत से ज्यादा है। हसन स्क्वायर के इतराफ में अगर आप चक्कर लगाएं तो आपको पता चलेगा कि हसन स्क्वायर की आबादी तंग है इस वक्त मनशियात के अच्छा, आदी अफराद से, वहां रहने वाले सही इतराफ है। के तमाम लोग। अच्छा, बिकती कैसे है? एक सर्टेन टाइम है तयशुदा, एक आदमी आएगा थैली लेके, अच्छा, और उसके अंदर हीरोइन के टोकन टोकन होंगे, छोटी सही। छोटी पैकेट्स होंगे, हाँ, और हीरोइन के आदी अफराद को, हीरोइनचियों को ये पता है कि उसने कहाँ खड़ा होना है अच्छा, और कितनी देर खड़ा होना है। तो उन्होंने जितनी उनकी ज़रूरत है
मनशियात लेने की, हीरोइन खरीदने की, उन्होंने 2 दिन के लिए 2 दिन का सामान लेना है, 1 दिन का लेना है, वो वहां जाएंगे, उसको पैसे देंगे, उससे चीज लेंगे। ये बंदा, इसकी बाइक कहीं साइड पे खड़ी होगी, ये सड़क के किसी किनारे खड़ा होगा, ये फुटपाथ के किसी कोने पे खड़ा होगा, हीरोइनची आते जाएंगे, लेते जाएंगे, चलते जाएंगे, उसको दूर से नजर आ रहा है पुलिस मोबाइल भी आ सकती है, मैंने भाग जाना है। स्मार्ट है, हीरोइन बेचने वाला स्मार्ट हो गया है, पुलिस स्मार्ट नहीं हो रही, पुलिस बुद्धू है। ये क्या कर रहे हैं यार, ऐसे नहीं करे। मतलब उसको उसको वो नए तरीके इजाद कर रहा है अपनी मनशियात को, इस जहर को आम करने के लिए, और पुलिस पुराने दकियानूसी तरीकों को इख्तियार कर रही है इनको पकड़ने के लिए। तो कैसे पकड़े जाएंगे, कैसे कम होंगे? अच्छा, ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में कैसे नेटवर्क बनता होगा आपके ख्याल में? ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखें, एक तो बुरी सोबत कोई बड़ी चीज नहीं है। सही है। मैं इसको यहाँ से नहीं शुरू करता, मैं इसको टीवी से शुरू, सही है, सिनेमा से शुरू, सोशल मीडिया से शुरू। मैं उमूमी तौर पे गाने नहीं सुनता हूँ। अपने एक दोस्त के साथ गाड़ी में था और उसने गाना लगाया हुआ था, तो वो गाना था कोका कोका कोका। मैं उससे बोला, यार तुम किस किस्म के गाने सुनते हो, ना सर ना पैर। तो वो बड़ा सीरियस हो गया, उसने मुझे देखा, बोला यार बारू आपको नहीं पता ये क्या है? मैंने कहा नहीं, ये कोका कोका ये कौन सी शायरी है? बोला भाई ये कोकेन की बात। अच्छा। एक लड़का, उसको एक तवील अरसे से, आप नेटफ्लिक्स की मुख्तलिफ सीरीज देखें, उसमें कोकेन आम है। सही है। कोकेन को प्रमोट किया जा रहा है, इंडियन मूवीज में, गानों में दिखाया जा रहा है, और उसको मतलब एक फैंटेसी बना के दिखा रहे हैं। ये नहीं दिखा रहे कि ये बुरी चीज है, वो एक फैंटेसी बनती जा रही है। नौजवान यंगस्टर्स उसको देख रहे हैं, उस मतलब एक डेयरिंग बंदा बनता है। हाँ, वो दिखाते हैं कुछ भी ये बेखौफ आदमी हो गया है, इसके साथ जो है एक लड़की अटैच जो है वो भी इससे बड़ी इंप्रेस है इसकी वजह से, और दिखा रहे हैं उसकी लाइफ बड़ी अच्छी है। ऐसा हकीकत तो नहीं है ना। ऐसा ही। तो ये जो इम्पैक्ट आ रहा है ना हमारी नौजवान नस्ल पे, सोशल मीडिया से, मूवीज से, पहले तो इससे बचाना होगा। इसमें पेरेंट्स को खुद आगे आना होगा, देखना पड़ेगा बच्चा देख क्या रहा है यार। बच्चा अगर ये कोका 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 जैसे गाने घर में चल रहे हैं और पेरेंट्स नहीं इसको इग्नोर कर रहे हैं, इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो ये बच्चा किसी दिन कोकेन इस्तेमाल कर लेगा। सही है। एक चीज ये है। अच्छा, फिर ड्रग्स जो है ना, पुलिस को, पेरेंट्स को, पिछली नस्ल को, मेरी नस्ल को, जिस जिस एज ग्रुप से मैं ताल्लुक रखता हूँ, हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि कितना मॉडिफिकेशन हो चुकी है नशे में। बच्चा आपके सामने नशा करेगा, आपको नहीं पता चलेगा। आपका बेटा आपके सामने नशा करेगा, आपको नहीं पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने MDMA किया हो, अच्छा, या वो स्ट्रिप्स आती हैं छोटी छोटी, तो ये क्या है, उसने जबान के नीचे रखनी है बस। अच्छा। और उसका पौने घंटे बाद उस पर असर आना शुरू होना है, उसको मजा आना है, तो वो आधा घंटा आपसे गुफ्तगू भी कर लेगा, उसके बाद जाके वो कमरे में या अपने दोस्तों के साथ पार्टी शुरू कर देगा। आपको तो पता नहीं चलेगा आपके सामने उसने क्या किया है। उसने जबान के नीचे एक स्ट्रिप रखनी है, छोटी सी, इतनी सी, उसने नीचे रखनी है और उसका नशा शुरू हो जाना है। सही है। पहले इसकी भी तवज्जो इस पे भी देनी पड़ेगी कि पेरेंट्स ये सीखें कि किस तरीके से नशा इम्प्रोवाइज हो रहा है, किस तरीके से मॉडिफाई हो रहा है। सही है। ये चीजें पता करनी पड़ेंगी, क्योंकि जिस हिसाब से अब नशा बढ़ गया है ना, तो ये चीजें अगर पेरेंट्स को नहीं पता होंगी, पुलिस वाला रोकेगा, आपकी जेब से चरस निकलेगी फौरन पकड़ लेगा, हीरोइन निकलेगी फौरन पकड़ लेगा, शराब की बोतल होगी फौरन पकड़ लेगा। उसको MDMA का पता ही नहीं है क्या है। सही है। वो आपकी जेब से निकलेंगी, 4-6 स्ट्रिप्स होंगी, वो पता ही नहीं लगेगा, उसको पता ही नहीं चलना ये क्या है। ठीक है। टैबलेट्स हैं, पिल्स कॉमनली इस्तेमाल हो रही हैं, बिक रही हैं, मतलब 1000-1500 रुपए से लेके 4-5 हजार रुपए तक की एक टैबलेट पार्टी पिल मिल जाती है। एक्सटेसी कहते हैं, एक्सटेसी कहते हैं, कॉमनली बिक रही है, इतनी सी गोली है। अच्छा। वो खानी है, लेकिन वो तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट। हाँ, इम्पोर्ट बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। लोकल नशे और हैं, MDMA भी कोई ऐसा तो नहीं ये है, बर्गर नशा है, ये बर्गर नशे हैं, ये बर्गर नशे हैं। और ये बर्गरों, असल में होता क्या, एक एलीट क्लास एक काम शुरू करती है, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर नीचे आ जाता है, नीचे आना है, फिर आ जाता है। कोकेन एलीट्स का नशा था,
ऐसे ही है। कोकेन कहाँ आ गई है अब? हाँ, सड़कों पे, फुटपाथों पे यार आ लड़के इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस के छोटे छोटे बच्चे, 20-22-25 हज़ार रुपए का ग्राम मिल रहा है, लोग पी रहे हैं उसको, इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है। ये एक तो ये स्टडी होनी चाहिए, इस पे बाकायदा हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर बाकायदा ऐसे प्रोग्राम्स तश्कील देने चाहिए। टीवी पे सिर्फ नाच गाना, ड्रामे, खबरें, इससे आगे जाके कुछ एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को, और कुछ नहीं करते, थ्रू सोशल मीडिया करें। ठीक है। कोई एप्लीकेशन ऐसी बना लें जिसमें मौजूदा दौर के हिसाब से वालिदैन को भी पता चले, यार सीधे सादे माँ बाप हैं, उनको नहीं पता वो बेचारों बेचारा को। हाँ, सही बात बाप है। सारा दिन मेहनत करता है कि बच्चे को पढ़ाना है, माँ सारा दिन घर में अपने उमूर खानादारी अंजाम दे रही होती है, उसे क्या पता ये एलएसडी और एमडीएमए क्या है। सही बात है, ये बात तो ये सही। एलएसडी एमडीएमए इनके ऊपर बाकायदा छोटी छोटी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस बनाएं और उसको जनरल पब्लिक तक पहुंचाएं, ताकि पेरेंट्स को भी पता हो कि भाई ये क्या चीजें हैं, और एक आम पुलिस वाले को भी पता हो कि मैंने रोक के अगर किसी के वॉलेट से कोई स्ट्रिप निकाली है तो भाई ये ड्रग है, ये स्टैंप नहीं है, ये जी ये इंग्लिस्तान का स्टैंप पेपर है, ये टिकट है, टिकट लगता है, ऐसा थोड़ी है। तो ये तालीम मतलब तालीम से अवेयरनेस नहीं है असल बात। अच्छा, अब आपने अभी फरमाया कि बहुत सारे जराइम में मुल्ज़िमान गिरफ्तार होते हैं और जल्द रिहा हो जाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक शोबा तफ्तीश से है। तो पुलिस का शोबा तफ्तीश आप समझते हैं कि वक्त के साथ साथ उसमें कोई प्रोग्रेसिवनेस आई है, कुछ उन्होंने जदीद खतूत पे काम शुरू किया है? हाई प्रोफाइल केसेस को छोड़ के बात कर रहा हूँ, एक आम आदमी की केस को लेके क्या शोबा तफ्तीश उस सतह पे काम करती है जिस सतह पे उसे काम करना चाहिए? सबसे ज्यादा मसला हमारे शोबा तफ्तीश का ही तो है भाई। अच्छा। सिंध पुलिस का कमजोर तरीन जो खाना है, हाँ। शतरंज की बिसात पे कमजोर तरीन मोहरा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अफसर है। उसकी वजह उसके पास वसाइल की कमी है, चीजों के एक्सेस की कमी। केस का आईओ ये है कौन खाता है पुलिस के लोगों के वसाइल? पुलिस वाला। कौन सा पुलिस वाला कहाँ बैठा होता है? ये जो शोबा तफ्तीश में जो अफसरान होते हैं, ये जो मुद्दईयान और दीगर जो लोग वहाँ जाते हैं, जो केसेस जिनके होते हैं, उन्हीं से जो है वो पूछ रहे होते हैं कि जी मेरे फ़ोन में जो है बैलेंस नहीं है, मेरा ये काम कर दो, ये वो। हकीकत है, ये हकीकत है। देखें एक सर्टेन फंड है, अब तो शायद आईजी साहब ने इस पे कुछ आईजी सिंध ने तब्दीली की कोशिश की है, वो देख रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन अभी तक तब्दीलियाँ आई नहीं है जिस तरह आनी चाहिए। यार शोबा तफ्तीश के पास स्टेशनरी नहीं है, ये क्या बात है? मतलब पेन नहीं है लिखने के लिए, उसने पेन अपनी जेब से खरीदना है यार, उसने उसके बाद कागज नहीं है, उसने एक रिम मंगाना है कागजों का, मोबाइल में पेट्रोल नहीं। प्रिंटर नहीं है उसके पास यार, प्रिंटर नहीं है उसके पास, एक प्रिंटर पूरा थाना चला रहा है, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी हाँ। है। ये चीजें देखे ना, या तो आप ये कहें कि फंड्स की कमी है, ऐसा भी नहीं है, इतना कम फंड भी नहीं है हाँ हाँ। कि ये चीजें भी ना प्रोवाइड की जा सके, लेकिन बीच में जो अकाउंट्स के लोग हैं जिन्होंने पैसा रिलीज करना है, बाबू लोग जिन्होंने पैसा रिलीज करना है, जिनके दस्तखत होने हैं, उनका कमीशन ही पूरा नहीं होता। फिर वो जो जितनी रकम पहुंचती है ना आईओ तक, वो इतनी होती है 2-4 दाल की प्लेटें और रोटी खा के वो बोले जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी अब मैं अपनी जेब से चलाऊंगा। वो फिर आवाम से निचोड़ते। सही है। जब वो उसको काम करना पड़ता है, केस की तफ्तीश अच्छा, तो करनी है, वैक्यूम मिलता है वो उसमें से निकालने की अदालत कोशिश को तो उसने जवाब देना है ना, फेस तो करना है जाके कोर्ट को, उसने अपनी तफ्तीश तो रखनी है, चालान जमा कराने हैं, उसमें भागना है, दौड़ना है। आप देखें नादरा का एक्सेस है क्या किसी आईओ के पास? होना चाहिए ना यार, ताकि स्पीडी काम इस हो, काम में रफ्तार में रफ्तार तेजी में आए। लेकिन यहाँ तो अभी तक सेंट्रलाइज्ड डाटा ही नहीं है हमारे वो पास। खत लिखते हैं उनको हाँ कि हमें ये चाहिए, जी, वो हमें चाहिए। ये चाहिए, हमें ये दे दें। यार पुलिस है, मजाक थोड़ी है, उसको इतना एक्सेस दें, ठीक है, उस पर चेक भी फिर उतना ही रखना पड़ेगा, हाँ, मिसयूज ना हो। हाँ मिसयूज ना हो, लेकिन आपको डाटा तक एक्सेस तो दें ताकि वो फौरी तौर पे चले डिस्ट्रिक्ट की सतह तक तो हो, कम से कम इतना हो, एटलीस्ट कम से कम एसएसपी इतना। के पास होना चाहिए एक्सेस, उसके रूम में होना चाहिए, उसके सामने बैठे हो लोग, बिल्कुल ऐसे, ताकि स्पीडी काम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, पुलिस पे अमूमी तौर पे तनकीद ज़्यादा की जाती है, आपको लगता है कि सिंध पुलिस के जो एहलकार और अफसरान को उतनी मुराद, उतनी तनख्वाहें, उतनी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि वो अपनी जानों को दांव पे लगाएं, क्रिमिनल्स के साथ जो है मुठभेड़ करें, और जो एक आम आदमी की का सेंटिमेंट है
ज्यादा उसका उसका जो सेंटिमेंट है कि जी पुलिस ने ये काम करना है, क्या उनको मिलने वाली वो चीजें, पर्क्स एंड बेनिफिट्स इतने हैं कि उनका दिल करता है अंदर से? या इसको कैटेगराइज करें ना पुलिस को पहले। एक तो बकौल आपके बाबू लोग हैं, बाबू। मतलब एक तो कमीशन्ड ऑफिसर है, की लाइफ और है, उसका कमरा और है, उसकी गाड़ी और है, उसका स्क्वाड और है, उसके पास मुलाजिम है, ड्राइवर है, पेट्रोल है, वो एक अलग चीज है। हाँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक ये बेचारा आपका नीचे वाला। सिपाही, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, 50, 60, 70, 80 हज़ार गरीब रुपए लोग हैं यार। खाना पीना मुश्किल है। मैं बताऊं, काबिले तरस है कराची पुलिस का, बल्कि सिंध पुलिस का हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर काबिले तरस है, काबिले रहम है। but सारा दिन एक फटीचर मोटरसाइकिल जिसका पेट्रोल भी उसको पूरा नहीं मिल रहा है थाने से, उसने बेचारे ने 40, 45, 46 डिग्री में पेट्रोलिंग करनी है, घूमना है, सही है। मुलजिम ढूंढने हैं उसका, और उसको आपने अल्टीमेटली देना क्या है? CC1 एक सर्टिफिकेट होता है, अच्छी कारकर्दगी दिखाई। CC1 ना, आपने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, ये लें आप सर्टिफिकेट। आप, अबे भाई, माजरत के साथ एक आदमी अपनी जान हथेली पे लेके घूम रहा है, आप मुझे बताएं। अच्छा, मैं आपका नहीं, सवाल जवाब काट इसमें रहा हूँ। ये देखें, 45 डिग्री की फील्ड में, 46 डिग्री की फील्ड में आप उस कांस्टेबल्स को कहते हैं बुलेट प्रूफ पहन के घूमोगे तुम। यार बुलेट प्रूफ इटसेल्फ, एक तो उसका वजन। अच्छा चलें, आपने उसको हल्की प्लेट वाली दी हुई है, वजन ना भी हो तो यार गर्मी कितनी है। आप उसको कहते हैं मोटरसाइकिल में, कितनी मोबाइलों में एसी है? नहीं। आप देखें कि ये किस हाल में, बहुत मुश्किल काम है। नहीं, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल। मैं अपनी गाड़ी में घूमता हूँ बगैर एसी के, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप इनसे कहते हैं 8-8 घंटे तुमने पेट्रोलिंग करनी है, 6-6 घंटे तुमने पेट्रोलिंग करनी है बगैर एसी के, सड़ी गर्मी में। यार ये भी नाइंसाफी है। मैं पुलिस की फेवर में बात नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि इस नाइंसाफी का सारा नजला आप आवाम पे गिरा दें और उनसे उनका खून निचोड़ लें। करना चाहिए, आपको सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा। जो असल पुलिस वाला है ना, ये कांस्टेबल, एएसआई, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जिसने जनरल पब्लिक इंटरेक्शन, जिसका रोजाना की बुनियाद पे सुबह से शाम तक है, ये नफ्सियाती मरीज हो जाते हैं यार। अच्छा, ये नफ्सियाती मरीज हो जाते हैं। आप मतलब उसके घर में खाना उस तरह नहीं है। पुलिस लाइंस की हालत देखें आप। हाँ, पुलिस लाइन क्या हालत है, वो क्या आपने लाइफ दी हुई है उसको यार, वो किस तरह पुलिस क्वार्टर में रहता है, आप उसके दिल से पूछे तो सही ना जाके। जिसके पास पुलिस क्वार्टर है, जिसके पास है, अब एक तो ये हर पुलिस वाले के पास तो है भी नहीं, फैसिलिटी भी नहीं। हाँ, नहीं है। 20-25% है जिनके पास रिहाइश सिंध पुलिस की मिली हुई है, वो भी कोई बहुत अच्छी रिहाइश नहीं है, माजरत के साथ, बहुत ही सब स्टैंडर्ड लिविंग है उनकी। और वो जो बेचारा पहले किराए के घर में रह रहा है, उसकी तनख्वाह में से उसने अपने बीवी बच्चों की हारी बीमारी भी देखनी है, उसने बच्चे पढ़ाने भी है, उसने राशन भी पूरा करना है, उसके बाद उसने आने जाने का पेट्रोल भी अपनी जेब से लगाना है, थाने अगर से उसकी घर। पोस्टिंग किसी बाबू ने दूर कर रहा है। मैं आपसे इसी तरफ आ रहा हूँ कि यार आप, मैं क्या कहता हूँ, कम से कम SHO तो कराची वाला लगाओ यार। तो आप ये मुकामी पुलिस के जो फिलॉसफी है, इससे मुत्तफिक हैं आप? मैं इसका कायल हूँ। देखिए, अच्छा, मैं कराची में रहा हूँ, कराची में पला बड़ा हूँ, मेरा डोमिसाइल कराची का है। मुझसे बेहतर कराची को कौन जानता है? कराची की गली सड़क मोहल्ला जानना और बात है, वो तो टैक्सी वाला भी जानता है, सही है, वो तो शायद बस वाला मुझसे बेहतर जानता है, उसको तो सड़क के गड्ढे भी पता होंगे, लेकिन कराची का मिजाज मुझसे बेहतर कौन जानेगा? सही है। असल बात है शहरियों का मिजाज को जानने का। आप मिजाज को पहचाने। कराची सिटी के अब लियारी जाएंगे, अलग मिजाज है, अलग मिजाज है। डिफेंस जाएंगे, अलग मिजाज है। गुलिस्तान जौहर एक अलग मिजाज के लोगों की आबादी है। सही। तो आपको थानों को, मतलब एक कराची वाला, मैं जब उठूंगा तो मैं लियारी में भी सर्वाइव कर लूंगा, मैं डिफेंस में भी सर्वाइव कर लूंगा, गुलिस्तान जौहर में भी सर्वाइव कर लूंगा। लेकिन अगर मैं दुर मोहम्मद पालारी गोड से किसी इंस्पेक्टर को ला के गुलिस्तान जौहर का SHO लगाऊंगा, तो उसको पहला 1 महीना तो सिर्फ ये समझने में लगेगा, भाई यहाँ मार्केटें कितनी हैं, यहाँ ताजिर कितने रहते हैं, या VIPs कितने हैं, या क्राइम किस किस्म का होता है, या फरार के रास्ते, एरिया डायनेमिक्स को सफर हो, जीरो होगी। एरिया डायनेमिक्स, जनरल पब्लिक का मिजाज उसको नहीं पता होगा।
इसके बगैर पुलिसिंग कैसे होगी भाई? इसके बगैर अच्छी पुलिसिंग कैसे होगी? इलाके के लोगों को नहीं जानता, इलाके के मिजाज को नहीं जानता, तो सड़कों ये गलियों को नहीं कल्चर जानता। कब से हुआ है कि ये गैर मुकामी वाला कल्चर शुरू कब से हुआ है? अभी से नहीं है यार, ये तो पुराना मसला। अच्छा, पुराना। कराची ऑपरेशन हुआ 90s हाँ। में, कराची के ऑफिसर्स ने किया था? नहीं किया था। सिंध पुलिस के ऑफिसर्स अलग बात है। सिंध पुलिस का ऑफिसर कराची में, मैं ये नहीं, लेकिन कराची सबका है, पाकिस्तान का हिस्सा है। कराची सिंधी, महाजिर, पंजाबी, बलोच हर आबादी यहाँ रहती है। कराची की ओनरशिप हर आबादी के पास। लेकिन कराची पुलिस में, सिंध पुलिस में अगर देखा जाए तो कराची के इतने लोग भर्ती भी तो नहीं है ना। आप कहाँ से लाएंगे इतने यही लोग? तो अर्ज कर रहा हूं मैं, कराची को कोटा देना यार पुलिस में। ये तो एक ऐसा मसला है कि तो कराची को कोटा मिलना चाहिए भाई। कराची वाला कराची को बेहतर समझ, देखिए बहुत बेसिक सी बात है, कराची वाला कराची को बेहतर समझेगा या कराची से बाहर वाला? छोड़ दें इस बात को, मुझे आप पोस्टिंग दे दें ठट्टा में, मुझे एज अ रिपोर्टर ठट्टा भेज दें आप, बस मैं कैसे रिपोर्ट करूंगा यार? समझ ही नहीं आएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आना, टाइम लगेगा काफी, सीखना पड़ेगा ना। अगर वहां उस पोजीशन पे रहा, और 6-8 महीने से ज्यादा कोई रहता नहीं। अब आप मुझे खुद बताइए, जब एक रिपोर्टर दूसरे शहर में जाके रिपोर्ट नहीं कर सकता प्रॉपरली, तो एक पुलिस ऑफिसर जिसका बुनियादी काम आवाम को तहफ्फुज़ पहुंचाना, मुल्क जराइम की सरकोबी करना है, वो कैसे आपको सेफ रखेगा? कराची में, कराची का कोटा होना चाहिए पुलिस में, कराची के लोगों को तैनात होना चाहिए कराची में, कराची के लोगों को इस मामले का इख्तियार होना चाहिए कम से कम कि वो एसएचओ के खिलाफ खड़े होकर बात कर सकते। आप एसएचओ के खिलाफ बात भी नहीं कर सकते। अच्छा, अवाम कहाँ बात बेचारी आके, आप मुझे ये बताएं, इस वक्त जो ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन की मिला के नफरी है ना, पुलिस की जो स्ट्रेंथ है, कराची पुलिस की स्ट्रेंथ, जिसने अवाम को बराह रास्त मुंह देना होता है, वो कोई 19-20 हजार के करीब है। ऐसा ही है। 2 करोड़ की आबादी को 19,000 पुलिस वालों ने संभालना है, कैसे पॉसिबल है? इंतजाम अलग में लगे होते हैं। इंतजाम ड्यूटियां इसके अलावा है, कोई वीआईपी मूवमेंट हो गई तो अलग है। अच्छा, फिर कोर्ट जाने वाले अलग हैं, वो अलग जा रहे हैं, और उसके अलावा साहब के पास पेशियां भुगतने के लिए अलग जा रहे हैं, बीमार अलग पड़े हुए। 19,000 में से 3,000 हम चले ऑन एवरेज कम करते, 16,000 पुलिस वालों ने कराची संभालना है। ज्यादती है, जुल्म है सर, जुल्म है। कहां से कराची संभलेगा? नहीं संभल सकता। हुकूमत अगेन, भर्तियां किसने करवानी, खुलवानी है? कराची का कोटा किसने तय करना है? हुकूमत ने। हुकूमत करे ना ये सब, हुकूमत नहीं कर रही है। पुलिस पे सारा नजला नहीं गिराया जा सकता, आधा मसला तो हुकूमत के सीधे होने का है, वो सीधी नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि पिछले दिनों एक अनोखा मामला सामने आया कि अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान की एक गैर फलाई तंजीम के हवाले से बाकायदा शिकायत की, और उस पर कार्रवाई करने के बाद जो है उस तंजीम के जो चेयरमैन हैं या उनके फाउंडर हैं सारे बर्नी साहब, उनको गिरफ्तार करके उन पर कुछ मुकदमात कायम किए। ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि जब हम उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, ज़ाहिर है वो अदालत में पेश होते हैं, और जब अपनी गुफ्तगू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं या उनके वकला बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये एक इल्ज़ाम है और शायद उनकी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए शायद किसी और ने इस तरह का कोई कुछ ऐसा कुछ किया है कि उनकी रेपुटेशन ख़राब हो, जो हमें उनकी गुफ्तगू से महसूस होता है। आपके पास क्या इंसाइट्स हैं इस हवाले से? मैं इस मामले में ना बहुत दुखी हूँ। पाकिस्तान में लोगों को वाक़यातन अभी भी कमी है। हम बहुत चैरिटी करने वाली कौम है, बेतहाशा फलाई तंजीमें हमारे पास, बेतहाशा इदारे हैं, लेकिन अभी भी कम है, हमें और की ज़रूरत है। माजरत के साथ वो इसलिए कि हुकूमत काम नहीं कर रही, वरना इनकी ज़रूरत ही ना रहे। सही। देखिए, ये हैं तो इल्ज़ामात, अभी तक केस FIA इन्वेस्टिगेट कर रही है, अदालतों में तो केस मौजूद है, अदालतों ने फैसला करना है। सारिम बर्नी साहब मुजरिम नहीं है, सारिम बर्नी साहब मुल्जिम है, उन पर इल्ज़ाम है। बिल्कुल ऐसे। US एम्बेसी ने 3 बच्चियों के हवाले से बाकायदा तौर पर लिखकर भेजा। FIA ने एक FIR की, उसमें ये सब लिखा है कि जी 3 बच्चियां हैं, एक का नाम शिजा, एक का नाम जन्नत और एक का नाम हया नूर वाला।
ये 3 बच्चियां हैं, इनके अमरीकी वीज़ों की दरखास्तें आई थी यूएस एम्बेसी के पास, ठीक है। और यूएस एम्बेसी के पास जो दरखास्तें आई उनमें और अदालतों में बच्चों के एडॉप्शन के लिए जो मालूमात फराहम की गई उनमें कॉन्ट्रडिक्शन है। अच्छा। यूएस एम्बेसी को कहा गया कि जी एक बच्ची का बाप राजी है उसको मुल्क से बाहर भेजने के लिए फॉर एग्जांपल, तो अदालत में ये कहा गया कि इस बच्ची का तो बाप ही नहीं है, ये लावारिस, अच्छा। उनको लावारिस करार दिया गया। अच्छा, इस पे मेरा भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ है, किसी को लावारिस आप नहीं करार दे सकते अगर उसके माँ बाप हैं, ये जुल्म है, गुनाह अज़ीम है। लेकिन बहरहाल इन्वेस्टिगेशन होनी है, उस पर एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सारिम बर्नी साहब से उनकी मुलाकातें हुई एफआईआर दर्ज होने से पहले भी। यूएस एम्बेसी के हुक्काम भी सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल गए, उन्होंने भी अपने सवाल जवाब किए। उसके साथ उन्होंने लिस्ट दी है, कोई 5-6 बच्चे और हैं जो मुल्क से बाहर गए हैं। ये तीनों बच्चियां अभी कराची में ही हैं। इनका उन्होंने प्रिसाइजली कहा कि जी इनके वीज़े हमने रोक दिए और इसको इन्वेस्टिगेट करें, इसमें बच्चों को जो है वो गैर कानूनी तौर पे दस्तावेजात में रद्दोबदल करके मुल्क से बाहर आप भेज रहे हैं। सही। और एडॉप्शन का केस बड़ा सेंसिटिव केस है क्योंकि छोटे बच्चे हैं और पाकिस्तान में अडॉप्शन नहीं है। बेसिकली पाकिस्तान में गार्जियनशिप होती है, अमेरिका में अडॉप्शन है। यहाँ से गार्जियनशिप अदालत से अप्रूव करा के आप अमेरिका ले जाते हैं, वहाँ अडॉप्शन करवा देते हैं। तो ये केस बना, फिर जब इसकी तहकीकात शुरू हुई, मैंने आज खुद भी इस केस पे इन्वेस्टिगेट किया, तो पता ये चला कि अदालतों में वाक़यातन ये लिख कर दिया गया है कि जी ये बच्चे लावारिस हैं अच्छा। और हकीकत इसके बरखिलाफ़ है। उनके पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, उनके वरसा एग्जिस्ट करते हैं। मुझ तक वो फैमिलीज़ आ गई, मेरी उनसे मुलाकात हो गई और एक बच्ची जो है उसमें हया नूर वाला उसको बेचा गया। उस हवाले से ARY पे एक प्रोग्राम भी किया इकरारुल हसन साहब ने कोई 8-9 महीने पहले, और उस बच्ची के हवाले से भी कहा गया कि ये लावारिस मिली थी सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के बिल्कुल गेट के बाहर से, हकीकत उसके बरखिलाफ निकली। और उस पे प्रोग्राम हो चुका है। उस पे प्रोग्राम हो चुका। तो ये इस किस्म की कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। उस पे एफआईए ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन पर्सन का केस बना दिया। अब ये केस बनता है नहीं बनता, ये एक अलग डिबेट है। अदालतों में ये साबित कर पाएंगे कि ये वाकई ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं हुँ, या नहीं। जालसाजी एक और चीज़ है, 420 एक और चीज़ है, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक और। ठीक है, तो ये अब एफआईए ने साबित करना है कि ये वाकई ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या सिर्फ जालसाजी का मामला है। केस अदालत में देखें क्या होता ठीक है। तो आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि आम आदमी के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस जो है वो आमने-सामने होती है और वो उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रही होती है। पुलिस में क्या रिफ़ॉर्म्स आप देखते हैं जो होने चाहिए, जिसके बाद जिसमें लेजिस्लेशन भी शामिल है और उस इदारे के अंदर भी जो है रद्द-ओ-बदल, क्या ऐसा देखते हैं कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, जिससे हम भी उस तरह का माहौल हमारे यहाँ आएगा जो बाहर ममालिक में हम देखते हैं, जहाँ है? पे बाहर ममालिक में देखिए, मैं अभी बात कर रहा हूँ, बाहर ममालिक में जनरल पब्लिक भी मुख्तलिफ है भाई। हम एज़ जनरल पब्लिक, एज़ अ माशरा, एज़ अ सोसाइटी हम और तरह के लोग हैं। हम ठीक है। चलते-फिरते पान की पीक मारते हैं सड़क पे, घर का कचरा उठा के दीवार के साथ कहीं फेंक के आ जाते हैं। हमारे मिज़ाज ही और हैं। देखिए, ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ़ पुलिस रिफ़ॉर्म से मामला ठीक हो जाएगा। अवाम को भी ठीक होना पड़ेगा भाई। अवाम को भी ये समझना पड़ेगा गुटखा, मावा गलत चीज़ है। मैं गुटखे और मावे को जुर्म आपकी सोसाइटी में नहीं समझा जाता कि गुटखा और मावा खाना जुर्म है। हुँ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। समझते ही नहीं है, जेब में रखा हुआ है भाई। हाँ, सरकार ने तो पाबंदी लगा दी है। सरकार की तब से पाबंदी वो है, वो लेकिन हो गई। मेरी तो जेब में है और मेरे मुँह में भी है। मैं जहाँ चाहता हूँ पीक भी मार देता हूँ। छोटा-बड़ा छोड़ दें, क्राइम तो मैं खुलेआम कर रहा हूँ। ऐसे ही। तो जनरल पब्लिक क्राइम कर रही है, मुख्तलिफ नौइयत की, जिसका उनको पता ही नहीं है, और पता भी है तो हुँ, इख्तियार करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो जी, सिर्फ पुलिस रिफॉर्म से गुजारा नहीं होगा, सही है। सिर्फ लेजिस्लेशन से गुजारा नहीं होगा। सोसाइटी को सीधा करना पड़ेगा। ठीक है। हमें बज़ाते खुद बताते शहरी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना होगा। बहुत सारे मसाइल तो सिर्फ हम खुद सही कर सकते हैं, जो हम नहीं होने दे रहे सही। आप देखें ना, पुलिस को फ़ोकस कर दें हीनियस क्राइम्स की तरफ, हाउस रॉबरीज़ की तरफ कर दें, स्ट्रीट क्राइम्स की तरफ, वो पुलिस सिर्फ ये काम करे। हुँ, लेकिन पुलिस ने गुटखा भी तो पकड़ना है। तीसरा काम ऐड हो गया, मैं गुटखा खाना छोड़ दूँ, गुटखा बिकना। ओवरलोड कर दी है। ओवरलोड हुई हुई है पुलिस। नफ़री बढ़ाएँ जी। नए लड़के बड़े बेहतर आ रहे हैं अब। ये बहुत फ़र्क है नए लड़कों में और पुरानी पुलिस में, फ़र्क तो है। नफ़री बढ़ाएँ, इन्हें फैसिलिटेट करें, इनके फंड्स
टाइमली इनको मिले, इनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अब तो हो गई है, वो इनको मिलनी चाहिए। लेजिस्लेशन ऐसी हो कि पुलिस अगर किसी मुल्ज़िम को सज़ा दिलवाने की ख्वाहिश रखे तो सख्त से सख्त सज़ा दिलवा सके। हुकूमत सिर्फ बयानात ना दे, पुलिस और आवाम के नुमाइंदा होने की हैसियत से अपना किरदार अदा करे, बहुत कुछ। ठीक है, एक आखिरी सवाल फिर मजीद बन रहा है, कच्चे के डाकू हाथ में आ जाएंगे? कच्चे के डाकू पक्के हैं भाई। कच्चे के डाकू, आप मुझे एक बात बताएं ना, क्यों हाथ नहीं आते? दुनिया को पता है यार, दुनिया को पता है पीछे पॉलिटिकल पावर्स मौजूद हैं। अब थोड़ा सा मुझे ख्याल से फर्क आया है, वो लोग जो सरपरस्ती करते रहे उनको रोका गया है और उन्हें समझाया गया है कि अब ज़्यादा काम नहीं चलेगा, लेकिन उसके बावजूद वो इतने वेल इक्विप्ड हो चुके हैं कि अभी तक वो कई मामलात में बेखौफ है। वो कहते हैं आए ना, और भाई एंटी एयरक्राफ्ट गन लेके बैठा है, वो बख्तरबंद क्या बेचती है उसके आगे? अबे टिकटॉक भी बनाते हैं फिर टिकटॉक भी बनाते हैं, आपके दिल भी जलाते हैं। तो कच्चे का मामला बहुत मुख्तलिफ है। फिर जो बॉर्डर्स कनेक्टेड हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, इन बॉर्डर्स पे बाकायदा चेक पोस्ट उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, बड़ी आसानी से मूव कर जाते हैं। कच्चे में चेक पोस्ट बनाकर वहाँ पुलिस वाले को, रेंजर्स के सिपाही को जिंदा रखना भी कोई आसान काम नहीं है। कच्चा इटसेल्फ इज अ बैरन लैंड। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो ना खाने को है ना पीने को है उधर, मतलब आपने खाना भी पहुंचाना है तो हर चीज 50 किलोमीटर दूर से खुद आना है। जी 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 जी। तो वो ये तो पूरा मैकेनिज्म इनको अभी बनाना पड़ेगा। अभी कर तो रहे हैं ऑपरेशन, बहुत बड़ी कामयाबियां नहीं मिली, लेकिन बहरहाल कुछ रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं, कंपैरेटिवली मामला कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन बहुत काम बाकी। अभी सिर्फ 2% काम हुआ है कच्चे पे, 98% काम अभी बाकी है जो करना है। और मेरी जाती राय है कि आपको जो इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स है ना, इन पे अगर आपके कड़े नाके हो जाएं तो बहुत सारे क्राइम नवाजिश खुद ब खुद रुक जाएंगे। आपकी मनशियात की स्मगलिंग रुक सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होनी चाहिए। ऑब्वियसली मतलब वो ही अगर रिवायती तरीके से होंगी तो फिर रिवायती तरीके से तो आप कर ही नहीं सकते। कितनी गाड़ियां रोक के रोजाना आप दरवाजे खोल के लोगों को उतार के चेक कर लेंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं। ये तो हो रहा है, ये तो कराची गेट पे हो रहा है, कराची के टूल प्लाजा पे बसों को और गाड़ियों को लाइन पे लगा के आप चेक कर रहे हैं। लेकिन कितनी गाड़ियां आप दिन में चेक कर सकते हैं यार? ऐसे ही है। प्रॉपर स्कैनर्स होने चाहिए। आप इस पे पैसा लगेगा, हुकूमत को बाकायदा इस तरह का इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा जो गाड़ियों को स्कैन कर सके और विद इन नो टाइम करे, जल्दी जल्दी करे, उसको स्पीडी प्रोसेस हो। और इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स के ऊपर सख्त नाके, भरपूर इंटेलिजेंस नेटवर्क। आप अभी तक ड्रोन ही यूज नहीं करते हैं यार। आप देखें ना, आपकी पुलिस के पास ड्रोन्स हैं, लेकिन वो कहाँ यूज हो रहे हैं? आपने कभी देखे ड्रोन यूज होता है? मुहर्रम में यूज होता है, मखसूस इवेंट्स में। जबकि ड्रोन्स को आप सर्वेलेंस के लिए यूज कर सकते हैं, वो खास तौर पे इलाके जहां पर मनशिया, आपको पता मनशियात का अड्डा है, वहां जाना मुश्किल है। ड्रोन उड़ाओ यार, चेक कर लो। इतनी छोटी सी सेंसिबल चीज, एक रिपोर्टर जो है उसने जब मनशियात का अड्डा बनाना है, उसने ड्रोन उड़ाना है, ऊपर से शूट करके दिखा देना, ये रहा मनशियात का अड्डा। ऐसे आप नहीं कर सकते। तो ये एक मैंने एक मिसाल दी है छोटी। चीजों को इस्तेमाल करने की सलाहियत भी होनी चाहिए। ठीक है, आपको वेल इक्विप्ड पुलिस चाहिए, आपको इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स के ऊपर अच्छी सर्वेलेंस चाहिए, इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स पर काम होना चाहिए। पाकिस्तान को चलाने वाले शहर कराची को इसकी अपनी पुलिस देनी चाहिए, और अवाम और पुलिस दोनों को एजुकेट भी करना चाहिए कि आखिर माशरे को सीधा कैसे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बाबर सलीम साहब, आप तशरीफ़ लाए, हमें बहुत खुशी हुई। और हमारी कोशिश यही है कि कराची से मुंसलिक मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के शख्सियात को हम मदऊ करें और मुस्बत गुफ्तगू करें। इसमें जो है न सिर्फ हम मसाइल पे बात करें बल्कि उनके हल पे भी बात करें। अब तक के लिए इतना ही। अगले किसी मज़ीद पॉडकास्ट में आपसे गुफ्तगू होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने